जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इकोनॉमी के क्लास में। तो हम अपनी इकोनॉमी में मुद्रास्फीति को कंटिन्यू कर रहे थे। मुद्रास्फीति में हमने मुद्रास्फीति के प्रकार देखे थे। तो हमने उसमें एक देखा था क्या कि डिमांड के आधार पर जो मतलब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए उसके बाद दूसरा अपना क्या है, लागत जनित मुद्रास्फीति। तो हम मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण देख चुके हैं और आज हम देखते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि लागत जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ, राइट। तो लागत जनित मुद्रास्फीति मतलब जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जब लागत में वृद्धि हो जाए, यानी उसकी प्रोडक्ट में ही वृद्धि हो जाए, यानी उस प्रोडक्ट को, जैसे मान लो एक पेन को हम बना रहे थे, तो पेन हम बना पा रहे थे 5 रुपये में और उसको हम 7 रुपये में मार्केट में अवेलेबल करा रहे थे, राइट। अब इसी पेन को जब हमारी बनाने में लग रहा हो, इसी पेन को 10 रुपया, कुछ भी फैक्टर हो सकता है, वो फैक्टर हम देखेंगे कि किन किन कीमतों से लागत जनित मुद्रा स्थिति की उत्पन्न होती है, राइट। यानी एक पेन की कीमत अगर 10 रुपये हो गया तो हम इसको अवेलेबल मान लो करा रहे हैं कितने में, 13 रुपये में। तो ये 7 से 13 जो ये 6 रुपये महंगा हो गया, ये किसके वजह से हुआ कि इसकी बनावट में ही जो है ना, इसकी जो लागत है, इस पेन की जो फैक्टर कॉस्ट है, जो इसको बनाने में कीमत लगा है, वही बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यही होता है क्या, लागत जनित मुद्रास्फीति। यानी वैसी महंगाई कि जब हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसको अगर बनाने में जो उसकी कंपनी है, जो कंपनी बना रही है वो सामान, अगर उसको बनाने में ही ज़्यादा खर्चा आ जाए तो वो सामान मार्केट में महंगी अवेलेबल होगी। उसी को हम बोलते हैं क्या, लागत जनित मुद्रास्फीति। अब देखो इसके कारण, यानी बहुत सारे कारण हैं लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के। तो कुछ हमने लिख के रखे हैं, जैसे देखो उत्पादन के साधन की कीमतों में वृद्धि। अब ऐसा समझो जैसे उत्पादन के साधन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं अगर उसके साधन में ही वृद्धि हो जाए। जैसे मान लो कि हम कुछ ऐसा समझो, जैसे कोई चीनी का फैक्ट्री है मान लो। अब चीनी के फैक्ट्री में जो गुड़ से चीनी बन रहे हैं, तो अगर वो गुड़ ही महंगे मिलने लगे, जो अपना वो है ना, जैसे गन्ना है, गन्ना अगर मान लो महंगा मिलने लग जाए तो वो गन्ना से जो चीनी बनेगा वो चीनी भी महंगी हो जाएगी, राइट। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो उत्पादन, यानी उत्पादन के जो साधन है, जो इसका गन्ना है वो महंगी हो गई। जैसे मान लो यातायात हो सकता है, जैसे हम कोई भी मान लो कहीं दूर से सामान हम मंगा रहे हैं तो उसकी जो यातायात की खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए, तो इससे भी क्या होगा, वो सामान मार्केट में महंगी अवेलेबल होगी, राइट। उसके बाद क्या है, जमाखोरी एवं सट्टेबाजी। अब जमाखोरी और सट्टेबाजी क्या होता है, जैसे देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कुछ फसलों को, जैसे मान लो टमाटर का सीजन आ गया हो, तो वो कुछ टमाटर को क्या है कि अपने घर में रख लेगा। जैसे मान लो ये किसान है, किसान क्या हुआ, टमाटर उगाया, राइट। और उस टमाटर को क्या हुआ कि घर में बंद करके रख लिया ये कुछ दिन के लिए। अब उसको कैसे रख रहा है उसकी मर्जी, वो जैसे भी रखे, वो उस टमाटर को बचा के रख लिया। अब जब मार्केट में टमाटर बिल्कुल नहीं है, राइट, मार्केट में टमाटर बिल्कुल नहीं है, जब मार्केट में टमाटर बिल्कुल नहीं रहेगी तब वो यही टमाटर को मार्केट में ला के बेचेगा और उसकी कीमत अपने हिसाब से वो तय करेगा, राइट। क्योंकि देखो जैसे जब मार्केट में बहुत सारा टमाटर था उस टाइम पे उसने क्या किया, टमाटर को बचा के रख लिया, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है इस जगह पे, उसको उसने बचा के रख लिया। और जब मार्केट से वो खत्म हो गया तब जाके हम अपनी सामान को मार्केट में ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी कीमत जो है टमाटर की वो महंगी हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, जमाखोरी और सट्टेबाजी। इसके वजह से भी लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या है, दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि दो बड़े देश एक दूसरे से आयात निर्यात करते हैं, राइट। और आयात निर्यात करने के दौरान क्या हुआ, किसी भी कारण से इन दोनों में विवाद हो गया तो क्या हो गया, दोनों आपस में लड़ने लगे और लड़ने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों अपना आयात निर्यात बंद कर लिया। एक तो ये रीजन हो सकता है, और या एक ये हो सकता है जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएसए, वो मान लो कि कोई दो देश आपस में लड़ रहा हो तो संयुक्त राष्ट्र ऐसा बोल दे कि इन देशों से जो है ना वो आयात निर्यात को जो आवाजाही होता है उसको बंद करा दे। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हम किसी देश से कुछ मंगा रहे हैं, जैसे मान लो हम चावल कहीं से निर्यात कर रहे हैं, राइट, और चावल निर्यात कर रहे हैं और उसी देश पे प्रतिबंध लगा दे कि वो अब किसी भी देश को कुछ भी नहीं देगा, तो ये क्या हो गया, दोषपूर्ण। यानी उस पर वो लगा दिया कि मतलब जो यूएसए है उसने बोल दिया कि ये बहुत विवाद कर रहा है, यानी ये लड़ाई वड़ाई बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसके वजह से उस पर जब प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसके वजह से जो हमारे देश में इन्फ्लेशन देखने को मिले, जैसे मान लो हम चावल कहीं से निर्यात कर रहे थे और उस देश पे प्रतिबंध लग गया कि वो किसी को भी चावल निर्यात नहीं करेगा, इसका असर हमारे देश पे ये पड़ेगा
कि हमारे देश में जो चावल अवेलेबल है वही स्टॉक बचा हुआ है, इसलिए चावल की कीमत बढ़ जाएगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला। तीसरा क्या है? अप्रत्यक्ष करों में कमी। अब अप्रत्यक्ष करों में कमी क्या होता है वो समझना। जैसे मान लो अप्रत्यक्ष कर, मान लो जीएसटी, जब हम टैक्सेशन सिस्टम पढ़ाएंगे, कराधान प्रणाली, तब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारे करों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अप्रत्यक्ष कर मतलब मान लो कि जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होने से भी क्या होगा? फैक्टर में वो ये जो है इसका उत्पादन के साधन में वृद्धि होगी। कैसे होगी? जैसे मान लो अभी 18% की जीएसटी लग रही है, अगर ये जीएसटी मान लो 20% की लग जाए, तो ये जो 2% लगा है, तो जो कंपनी मान लो प्रोडक्ट बना रही है, राइट, वो प्रोडक्ट को बनाने में मान लो 100 रुपया उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है, यानी 100 रुपया हो रहा है, वो 100 रुपया में मान लो अवेलेबल करा रहा है, जब उसको 0 पैसे लग रहे हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, यानी अप्रत्यक्ष जब 18 था तो ये पेन आ रहा था कितना? 118 का, यानी ये प्रोडक्ट 118 का आ रहा था। अभी अप्रत्यक्ष कर जो है ना ये हो गया है 25। तो क्या है? इसका 100 रुपया इसकी प्राइस थी, 25% वो एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो अब यही प्रोडक्ट कितने में मिलेगा? 125 में मिलेगा। तो ये क्या? ये इन्फ्लेशन बढ़ा, किसके वजह से बढ़ा? तो अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि होने से। यानी जब अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि होगी तो उससे भी क्या है? लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, राइट। अब क्या है? मुद्रा का मूल्यह्रास। मुद्रा का मूल्यह्रास क्या है वो देखो। मुद्रा का मूल्यह्रास से हमने वो भी देखा था, मांग जनित इन्फ्लेशन भी हो रही थी, और यहाँ पे लागत जनित कैसे होगी वो समझना। जैसे मान लो $1 है, $1 मान लो 10 रुपये का है अभी के लिए मान लो, ठीक है, और वही $1 मान लो फिर क्या हो गया? 20 रुपये का, ठीक है। अब देखो ये मान लो अपना भारत है और ये मान लो यूएसए है। हम क्या कर रहे थे? यहां से देखो भारत है और वो क्या है? यूएसए। हम क्या देख रहे हैं? मुद्रा का मूल्यह्रास, राइट। तो ऐसा समझो कि हमने मान लो यहां से कुछ भेजा उसको, ठीक है, हम कुछ सामान है अपना, जैसे मान लो इसको हम निर्यात कर रहे थे, राइट, निर्यात कर रहे थे कितना? 100 रुपये की सामान, ठीक है। 100 रुपये की सामान हम अगर इसको दे रहे हैं अपने इंडियन डॉलर में, तो हम ये कितने में करेंगे? एक 10 का है तो 10 में, यहाँ पे हमारा $10 खर्चा हो गया। $10 तो हम यहाँ पे कितने दे दिए? जैसे ऐसा समझो ये आयात यहाँ से है ना, इसको करना है कितना? यूएसए को अपने से आयात करना है मान लो कितना? $10 का, ठीक है, $10 का करना है। तो $10 अपन क्या कर रहे थे? पहले शुरू में जो उसको दे रहे थे वो $1 दे रहे थे, राइट। अब क्या है? इसकी प्राइस 20 हो गई, तो अब 20 हो गई तो हम क्या देंगे इसको? अब जैसे मान लो इंडियन रुपए में 20 हो गई, इसको $10 की चाहिए, तो $10 में हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो $1 दे रहे थे तो कितना दे रहे थे? यहाँ 100 रुपये दे रहे थे, अब यहाँ कितना देंगे उसी सामान को? 200। शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं इसको और बताता हूँ अच्छे से, रुकिए। देखो मुद्रा का मूल्यह्रास क्या होता है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये भारत है और ये यूएसए है, राइट। यूएसए को भारत से लेना था कुछ सामान, मान लो $100 का, ठीक है, $100 का लेना था। $1 था उस टाइम पे 10 रुपया, अभी के लिए मान लो इंडियन। तो ये जब यूएसए से अपने को आयात करना था तो अपन इतने का सामान लेने के लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? $100 है, $100 का उसको आयात चाहिए, तो 100 से 10 में मल्टीप्लाई करो, है ना, कितना हो जाएगा? 1000। हमें 1000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। अब समझो, अब इसी की कीमत जो है $1 जो थी वो मान लो 20 हो गया, यानी मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है। पहले 10 था, अब 20 हो गया, 15 हो सकता था, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो यह मूल्य ह्रास हुआ। अब यही जो $100 की सामान है वो कितने में जाएगी? तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा? 2000। अब हम वही सामान कितने में लाएंगे? 2000 में। तो जो सामान हम 1000 में ला रहे थे, जो मशीन हम 1000 में अपने भारत में ला रहे थे, वो मुद्रा का मूल्य ह्रास होने से वो सामान अब हम 2000 में लाएंगे। तो उसमें क्या हुआ? यानी उत्पादन के साधन, जो उसका मशीन जो हम ला रहे थे जिससे हम उत्पादन करते हैं, उसकी कीमत में अगर वृद्धि हो गई, तो हमने 2000 रुपया उस पर खर्चे किए हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी भी कीमत तो हम बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हम उस मशीन को ही महंगे लाए हैं, तो उसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी महंगी हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, मुद्रा का मूल्य ह्रास होने से भी लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या है? उच्च मजदूरी दर।
ये तो नॉर्मल सी बात है। उच्च मजदूरी दर का मतलब क्या है? अगर मजदूरी दर बढ़ जाए, जैसे कोई फैक्ट्री है उसमें कार्य करने वाले मजदूर की वेतन बढ़ेगी, जैसे मान लो अभी 10,000 है और 10,000 है, तो वो कंपनी जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है वो 20 रुपये की है, तो मान लो अगर ये 10,000 से 20,000 अगर मजदूरी दर हो गया या 15,000, तो वो प्रोडक्ट पे असर पड़ेगी ना, क्योंकि अगर इसको पैसा ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्ट से वो असलेगा अपने से, तो इसलिए भी क्या होगा? लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। ये बहुत सारे कारण थे किसके? लागत जनित मुद्रास्फीति के। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, एक बार आपको हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। लागत जनित मुद्रास्फीति उसे कहते हैं जब किसी, जैसे मान लो जो प्रोडक्ट है उसको बनाने में ही जब ज़्यादा खर्चा आने लगे, तो जिस वजह से जो मुद्रास्फीति की उत्पन्न होती है, जिस वजह से जो महंगाई मार्केट में आई, उस महंगाई को हम क्या बोलेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे पहला कारण है वह है उत्पादन के साधनों की कीमत में वृद्धि। मतलब जिस चीज़ से, यानी जिस मशीन से वो प्रोडक्ट बन रही थी, उस मशीन की ही कीमत ज़्यादा हो गई। यानी उसके, जैसे मान लो कोई सामान हम मंगा रहे थे कहीं से, जैसे मान लो मुंबई से बिहार कुछ सामान आ रहा है, तो उसकी कीमत थी, मान लो जो यातायात में खर्चे हो रहे थे 10,000 हो रहे थे, तो वहाँ जो वो प्रोडक्ट आ रही थी उसकी कीमत मान लो 200 था। अब वो यातायात में ही वृद्धि हो गई, यानी वो जो वहाँ से सामान हम ला रहे हैं उसकी कीमत हो गई 15,000। यानी वहाँ से जो सामान ला रहे हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो बढ़ गया, यानी उत्पादन के साधन में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। इस वजह से भी अब जो प्रोडक्ट है जो 20 रुपये की मिल रही थी, अब वो 20 की नहीं मिलेगी, वो या तो 22, 25, 23 जितना भी हो जाए, क्योंकि जब इधर बढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट पे ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट से ही तो वसूल करना है ना कंपनी वालों को। तो एक ये था। जमाखोरी या सट्टेबाजी, मतलब जब मार्केट में बहुत सारा सामान हो एक टाइम पे, जब उसका सीजन चल रहा हो, लेकिन हम क्या करें कि जैसे हमने यहाँ पे टमाटर का एग्जांपल लिया था, टमाटर जब मार्केट में बहुत सारा रहता है तो सस्ता रहता है, उसी टाइम पे कुछ किसान क्या करता है कि टमाटर बचा लेता है, और बचा लेने के बाद जब टमाटर पूरी तरह ख़त्म हो जाती है मार्केट से, तब वो अपना टमाटर महंगे दाम पे बेचता है। इसे क्या बोलते हैं? जमाखोरी या सट्टेबाजी। एक क्या था? दोषपूर्ण या आपूर्ति श्रृंखला। इसमें क्या होता है? जब दोषपूर्ण मतलब किसी देश पे प्रतिबंध लग जाए, जब दो देश एक दूसरे से आयात निर्यात कर रहा हो, ठीक है, यानी एक दूसरे से आयात निर्यात कर रहा है, लेकिन वो इसमें से कोई भी एक देश किसी भी दूसरे देश से या आपस में ही लड़ने लग जाए, जिसके वजह से जो यूएस है या जो वो है यूएसए जो भी है, वो मान लो प्रतिबंध लगा दे इस देश पे कि आप निर्यात नहीं कर सकते हो, आप आयात निर्यात वर्ल्ड से नहीं कर सकते हो अभी के समय में, अगर आप लड़ाई बंद नहीं करते हो। तो इसका असर क्या पड़ेगा? हम जो चीज़ मंगा रहे थे किसी देश से, वो चीज़ हमारे यहाँ लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि हम नया नहीं ला रहे वहाँ से, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं दोषपूर्ण या आपूर्ति श्रृंखला। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, जैसे मान लो कोई कंपनी भारत आ रही है और वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो अभी 18% GST है, तो 18% GST ऐड करके वो प्रोडक्ट बेच रहा होगा। लेकिन वही क्या करेगा, जब GST बढ़ जाए, अप्रत्यक्ष कर वृद्धि हो जाए, 20% हो जाए, 25% हो जाए, तो वो जो प्रोडक्ट की कीमत है उसमें भी वो 20% एक्स्ट्रा कर देगा, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि। मुद्रा का मूल्य ह्रास हमने ये देख लिया, है ना। मुद्रा का मूल्य ह्रास क्या होता है? उसके बाद क्या है? उच्च मजदूरी दर। जब मजदूरी दर ही बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट की कीमत में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। तो ये था लागत जनित मुद्रास्फीति के कुछ कारण। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, राइट। निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। देखो, निर्मित मुद्रास्फीति या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति, इसमें क्या होता है? जैसे मान लो क्या, इसका नाम देखो निर्मित मुद्रास्फीति है और एक दूसरा नाम क्या है? मजदूरी मुद्रास्फीति। जैसे देखो इसमें क्या होता है, मान लो कि कीमत है किसी चीज का, कीमत बढ़ गया, तो इससे क्या होगा? मजदूरी बढ़ जाएगी। मजदूरी बढ़ जाएगी, मान लो फिर कीमत बढ़ गया, फिर मजदूरी बढ़ गई, यानी ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। इसको हम
स्पाइरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, स्पाइरल मुद्रास्फीति। यानी क्या, वैसी सिचुएशन जब कीमत बढ़े और उसके वजह से मजदूरी भी बढ़ जाए, यानी कीमत, प्राइस बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है तो फिर कीमत बढ़ रही है। जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी में जो मजदूर है उसकी कीमत, मान लो मजदूर की जो सैलरी है वो इंक्रीज करा दी गई या इंक्रीज हो गई, तो वो क्या होगा, वो असर किस पे पड़ेगा, कीमत पे, यानी कि उस कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, राइट, और उसकी कीमत बढ़ गई। फिर मान लो उसकी, या तो अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो मजदूरी की वो बढ़ जाएगी कि आप अगर प्रोडक्ट की इतने में सेल कर रहे हो तो हम जो उस प्रोडक्ट को बना रहे तो हमारी सैलरी भी बढ़ाओ, यानी कीमत बढ़ेगी, फिर मजदूरी बढ़े, फिर मजदूरी से कीमत बढ़े, मजदूरी बढ़े, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्मित मुद्रास्फीति, राइट, या मजदूरी मूल्य मुद्रास्फीति। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है क्या, स्क्यू इन्फ्लेशन। क्या है स्क्यू मुद्रास्फीति? स्क्यू मुद्रास्फीति क्या होता है, तो ये देखिएगा, स्क्यू मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में, यानी जब हमारे देश में कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए और कुछ वस्तुओं की कीमत घट जाए, यानी कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़े और कुछ की घटे, और इसके वजह से जो इन्फ्लेशन उत्पन्न होती है उसे क्या बोलेंगे हम, स्क्यू मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, कुछ, रुको, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन सिलेबस का पार्ट है। तो जैसे देखो, कुछ वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए और कुछ की घट जाए, और जिसके वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा हमारे इकोनॉमी में, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्यू मुद्रास्फीति के। यानी स्क्यू मुद्रास्फीति में ऐसा समझो ना कि जैसे इस साल अपने पास मान लो 4-5 प्रोडक्ट है, और अगले साल उसी 4-5 प्रोडक्ट की कीमत, मान लो 2 की कीमत बढ़ गई और 1 की घट गई, या 3 की बढ़ गई 1 की घट गई, है ना, यानी कुछ की बढ़ जाए और कुछ की घट जाए, तो इस स्थिति को हम बोलेंगे स्क्यू मुद्रास्फीति, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं आगे क्या है। देखो, एक अपने पास से मूलभूत मुद्रास्फीति, एक क्या है मूलभूत मुद्रास्फीति और दूसरा क्या है हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, अब देखो मूलभूत क्या होता है और हेडलाइन क्या होता है। तो मूलभूत मुद्रास्फीति वैसे कहते हैं जैसे हमारे देश में जब इन्फ्लेशन की गणना करें, जब इन्फ्लेशन रेट को देखें तो सारे वस्तुओं की कीमत को देख ले, लेकिन इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़ दे, खाद्य पदार्थ और ईंधन, ये दोनों की कीमत को अगर हम इग्नोर कर दें, यानी इकोनॉमी में जब खाद्य पदार्थ एवं ईंधन की कीमत को छोड़कर बाकी सारे की कीमत को जोड़कर उसके बाद जो इन्फ्लेशन निकाला जाए, उस इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे अपन, मूलभूत मुद्रास्फीति। यानी क्या होगा, मूलभूत मुद्रास्फीति क्या होगा, एक बार फिर से समझना। यानी जब हम इकोनॉमी में, अपने अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को की गणना करेंगे, उसमें हम जितने भी सारे वस्तु है सबकी गणना कर लेंगे, लेकिन जो उसमें खाद्य पदार्थ है और जो ईंधन है उसको छोड़ देंगे, यानी जो खाने पीने की चीज़ है और जो ईंधन वगैरह है उसको हम छोड़ देंगे, तो उसके बाद जो हमें इन्फ्लेशन प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, मूलभूत मुद्रास्फीति। और वही हेडलाइन में क्या है कि इसमें सबको शामिल कर लेंगे, यानी खाद्य पदार्थ भी रहेगा और ईंधन भी रहेगा, बाकी जो है वो रहेगा ही। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बना सकते हैं ना, जैसे देखो मूलभूत मुद्रास्फीति अगर हम करें तो मूलभूत इक्वल टू क्या होगा, हेडलाइन, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस खाद्य पदार्थ प्लस और क्या, ईंधन, खाद्य पदार्थ प्लस ईंधन, ये दोनों को ऐड करके हेडलाइन में से अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, मूलभूत इन्फ्लेशन बनेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है
श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है वो देखो। श्रिंकफ्लेशन बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अपन देखें तो पार्ले जी ले सकते हो। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्राइस है, प्राइस अगर मान लो सेम रहे, जो प्राइस है यानी 5 रुपए का जो बिस्किट है वो 5 का ही रहे, 5 का जो प्रोडक्ट है 5 का ही रहे, बस क्वांटिटी क्या हो उसको गिरा दे, क्वांटिटी कम कर दे। फॉर एग्जांपल ऐसा मानो कि जैसे 5 रुपए की पार्ले जी बिस्किट ले लो, पहले जो 5 की पार्ले जी बिस्किट आती थी उसमें मान लो कि 3 बिस्किट यानी 10 बिस्किट रहता हो, ठीक है, 10 बिस्किट थे, और फिर नया जो बिस्किट आए उसमें क्या हो कि 8 कर दे और प्राइस सेम रहे, तो इसमें क्या हुआ कि क्वांटिटी को कम कर दिया लेकिन प्राइस सेम है। तो इसको देखने में तो नहीं लग रहा है कि इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी भी तो कम हो गई है ना, क्योंकि पहले अगर 12 पीस आती थी और अब 10 आ गई है तो कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा मानो कुछ मैदा वैदा या कुछ भी पैकेट में कुछ आता है, तो उसमें क्या है 250 ग्राम पहले आता था जिसकी कीमत था मान लो 400 रुपये, अब वो सेम पैकेट आता है लेकिन वो 200 ग्राम की आती है, राइट, और उसकी कीमत क्या है अभी भी 400 है। क्या इन्फ्लेशन है? तो ये बिल्कुल इन्फ्लेशन है। इसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन, यानी कीमत समान रहे किंतु क्वांटिटी में कमी कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? श्रिंकफ्लेशन। आई होप आपको श्रिंकफ्लेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल और देखते हैं आगे क्या है। तो आज जो हमने पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो था लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण कि क्या क्या होती है। तो उसमें हमने कुछ चीज़ें देखे थे, जैसे उत्पादन के साधनों में अगर वृद्धि हो जाए, तो उत्पादन के साधन की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो लागत जनित स्थिति उत्पन्न होती है। दोषपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला, यानी जब किसी देश पे प्रतिबंध लग जाए तब लागत जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा का मूल्य ह्रास होने से होती है। मजदूर की कीमत में वृद्धि होने से होती है, यानी मजदूरी दर में वृद्धि होने से होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद और हमने उसमें बहुत सारे देखे थे, राइट। उसके बाद हम देखे थे क्या, एक मूलभूत मुद्रास्फीति और एक हेडलाइन मुद्रास्फीति। मूलभूत मुद्रास्फीति में हमने ये देखा था कि सारे वस्तुओं की कीमत को जोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थ और ईंधन को छोड़ देते हैं। और हेडलाइन में क्या करते हैं कि सारे को जोड़ लेते हैं, खाद्य पदार्थ और ईंधन दोनों को जोड़ देते हैं, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। तो वहाँ से हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था। एक हमने एसक्यू इन्फ्लेशन देखा था। एसक्यू इन्फ्लेशन में क्या देखा था हमने कि कुछ की कीमत बढ़ जाए और कुछ की कीमत घट जाए, और उस वजह से जो इन्फ्लेशन आती है हमारे इकोनॉमी में, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एसक्यू मुद्रास्फीति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। आज के लिए जय हिंद, हंसते रहिए, खुश रहिए।